नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। 4 जून तक रोजाना चुनावी चर्चाएं, आमतौर पर आप देख सकते हो नुक्कड़ पे, चाय के खोखों पे, हर जगह चुनाव की चर्चाएं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कौन कहाँ से लीड ले रहा है। हम हर विधानसभा वाइज एक विश्लेषण कर रहे हैं, आखिरकार वहाँ से उस फला विधानसभा क्षेत्र से कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे रह रहा है, उसके कारण क्या है, जातिगत फैक्टर क्या हैं, वो सब बात हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्तम राज जी मौजूद हैं, जो बहुत लंबा अनुभव है जीवन का, बहुत चुनाव देखे हैं उन्होंने। आज उनके साथ हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र और बडकल विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आखिरकार इन दोनों विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी लीड कर रहा है, उसके कारण क्या है, जातिगत फैक्टर क्या है, ये सब विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। उत्तम राज जी, धन्यवाद, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। हम पहले बडकल की बात करें कि बडकल का मिजाज क्या कह रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। बडकल से किस प्रत्याशी को लीड मिल सकती है, किसके फेवर में चुनाव जाता नजर आ रहा है, उसके कारण क्या है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। मुद्दे की बात के उन दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 25 मई को अपने मत का उपयोग किया और वोट डाला। बडकल विधानसभा क्षेत्र के बारे में कौशिक जी, आप जो कह रहे हैं कि क्या विश्लेषण होना चाहिए, विश्लेषण, समावेशन, ये अटकलें हैं। साक्षात परिणाम तो 4 जून को देखने को मिलेगा कि हमारे देश के जनता ने, हमारे प्रदेश की जनता ने और हमारे बडकल विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने किसको जनादेश दिया है। हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। बडकल विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं और प्रदेश में मंत्री भी हैं। सबसे बड़ा कष्टदायक तो ये रहा कि वोट परसेंटेज 51% रहा है। यहाँ पर सबसे कम, सबसे फिसड्डी रहा हरियाणा में बडकल विधानसभा क्षेत्र। इसके बावजूद ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ कृष्णपाल जी ने पिछले 2 चुनाव 2014 का, 2019 का बड़ी बढ़त से जीते थे। इस बार भी नहीं लगता कि वो पिछड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी, जो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और एक बार इस क्षेत्र से विधायक भी रहे बडकल विधानसभा क्षेत्र से परिसीमन के बाद में। इसके बाद उनके पुत्र श्री विजय प्रताप जी ने चुनाव लड़ा था, वो भी हार गए थे बहुत मामूली अंतर से। और ये कायस है या ये आंकलन है, ये भी कहा जाता है कि जहाँ परसेंटेज कम होता है वो सत्ताधारी दल के लिए बड़ा लाभदायक रहता है। रही बात जातिगत मतदाताओं के आधार पर, यहाँ पंजाबी बहुलता क्षेत्र है, यहाँ गुर्जरों मतदाताओं का भी क्षेत्र है, यहाँ बाहर से बसे हुए आए हुए लोगों का भी क्षेत्र है। ये वोट अच्छी तरह से दोनों कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच में बटा है, लेकिन इतना नहीं बटा कि तराजू के पल्ले ऊपर नीचे हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने पंजाबी मतदाताओं का वोट खूब लिया है। अपने सूरजकुंड रोड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के गांवों का वोट उनको गया है। इसी प्रकार चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट गया है। हाँ, दोनों में कड़ा मुकाबला रहा है। इसके बावजूद मेरा जहाँ तक सोच है, ये क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अपनी बढ़त बना के रखेंगे। ये बढ़त कितनी हो सकती है, इसका अनुमान है कोई? इस बढ़त का देखो अनुमान कोई नहीं, ये 1000 की हो सकती है और 50,000 की भी हो सकती है, इससे ज़्यादा तो होने से नहीं। लेकिन यहाँ मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है। इसमें उत्तम राज जी, यहाँ से विजय प्रताप चुनाव लड़े और बहुत मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे और उनका गढ़ है ये, तो यहाँ से लीड ले पाना, जो अगर आप कह रहे हो यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर भाजपा प्रत्याशी लीड ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उनके क्षेत्र में अगर भाजपा लीड ले रही है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? कौशिक जी, गढ़ किसी के नहीं हुआ करते, राजनीतिक नेताओं के कभी गढ़ नहीं हुआ करते। मतलब प्रभाव समझ ले, प्रभाव पहले भी था। प्रभाव था तो फिर विजय प्रताप पिछली बार क्यों नहीं चुनाव जीत गए? चुनाव हार गए, चाहे वो 2500 वोटों से हारे, चुनाव तो हार गए, चाहे 1 वोट से हारने वाला हार ही गया।
हो सकता है अब जो भारतीय जनता पार्टी ने और मेहनत की हो, वोट परसेंटेज और बढ़ गया हो, कांग्रेस का रह गया हो, इसलिए उनके चुनाव हारने के कारण दूसरे थे। विधानसभा का चुनाव था वो, ये लोकसभा का चुनाव है। यह राष्ट्र, देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता का सवाल बना रहता है कि कौन पार्टी हमारे देश की सुरक्षा के लिए अहम भूमिका अदा करती है। तो लोग मतदान इस बात पर करती है, छोटे मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा गया ये लोकसभा का। ये नाली और गलियों के निर्माण का चुनाव नहीं था, ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव था, इसलिए इस पर वोट डाला गया है। अच्छा, मैं गुर्जर मतदाता की बात करूं, क्योंकि गुर्जर यहाँ पर है, गुर्जर किस तादाद में किस तरफ गया है, इसका आकलन है कुछ क्या? गुर्जर मतदाताओं का जो क्षेत्र है, मेवला महाराजपुर है, अनंगपुर गांव में है, भांकरी है, इसमें जहाँ तक मेरी सोच है, लोगों से मेरी जो जानकारी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा गया है। ज़्यादा। तो अब बात हम करें, ये तो आप भड़कल विधानसभा क्षेत्र की बात आपने की, आपने बताया कि यहाँ से भाजपा को बढ़त मिलती नज़र आ रही है। अब बढ़त कितनी होगी इसका अंदाज़ा अभी लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत कांटे का मुकाबला रहा है, और यहाँ महेंद्र सिंह प्रताप जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है। अगर हम अब NIT की बात करें तो NIT में कांग्रेस के विधायक हैं जी, तो वहाँ किस तरह का परिदृश्य, किस तरह का वहाँ एक सिनेरियो बन रहा है? देखिए, NIT विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं, और वो इलाका एक मिश्रण के तौर पर जाना जाएगा। यहाँ मुस्लिम बाहुल बस्तियाँ भी हैं, मतलब मुस्लिम मतदाता भी हैं, या प्रवासी मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, या स्थानीय जिले के गांवों से और शहरों से आके बसे हुए लोगों की बस्तियां हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्षेत्र है का है भाजपा का गढ़ हो सकता है या कांग्रेस का गढ़ हो सकता है। ठीक है, पिछली बार कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत गए थे, कांग्रेस के उम्मीदवार विधायक बन गए थे। चौधरी महेंद्र प्रताप जी का ये पुराना इलाका रहा है, विधानसभा क्षेत्र रहा है, दौद से लेकर ये भांकरी तक का पूरा। तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी कृष्णपाल जी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। और मैं, हो सकता है, संशय भी नहीं है इसमें कि वो यहाँ बढ़त भी बना के रखें। कारण क्या है कि एक तरफा वोट वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में गया है। प्रवासी जो उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का है, बिहार का, वो वोट जरूर बीजेपी के लिए गया है। उत्तराखंड का वो बीजेपी के लिए गया है। स्थानीय लोगों का वोट है वो बटा है, वो कांग्रेस में बटा है, बीजेपी में बटा है। लेकिन जो गुर्जर बाहुल्य गांव हैं, वहाँ के मतदाता भी बटे हैं, वो कांग्रेस के पक्ष में भी गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है उन्होंने। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ कुछ परसेंटेज बसपा के लिए भी गया है उसमें, लेकिन कांग्रेस के लिए वो सर्वाधिक मत उन्होंने डाला है। एक ट्रेंड तो रहा है कि जाट, जाटव और मुस्लिम, ये वोट बैंक है, इसका बहुतायत संख्या कांग्रेस को गया है। ये तो एक पूरे हरियाणा का ट्रेंड रहा है। देखिए जी, जाट, जाटव और ये ट्रेंड अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। लोग ये जाति तुष्टीकरण को त्यागने पर आमदा अब हो रहे हैं, और हम हर चुनाव में देख रहे हैं। पिछले 2014 से 2019 का भी आया, 2024 का भी आया। अब जातीयता इतने मायने नहीं रही, अब रही है कि भाई हमारा काबिल MP और MLA कौन होना चाहिए। और इसी वजह पे से हम पिछले, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव लड़ रही है, 2 बार जीत चुकी है। जातिगत आंकड़े नहीं है, राष्ट्रहित कौन साध रहा है हमारा, ये देखा जा रहा है। आप NIT विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ के जो कांग्रेस विधायक हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है महेंद्र प्रताप जी के लिए, और उन्होंने संभवतः उनकी वजह से बढ़त भी बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी यहाँ पर कम नहीं है, उसके पक्ष में ही वोट अच्छे पड़े हैं। 60-40 हो सकता है, 60-40 हो सकता है। 60 में कांग्रेस और 40 में बीजेपी। लेकिन ये नहीं कि एक तरफा हो। जैसे कल मैंने बयान पढ़े थे दोनों उम्मीदवारों के, जो दोनों बड़े उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के चौधरी कृष्णपाल जी कह रहे थे कि भाई मेरी जीत जनता ने सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी के पुत्र विजय प्रताप जी कह रहे थे कि भाई मतदाताओं ने हमारी झोली भर दी। अब ये तो इन दोनों को 4 जून को पता पड़ेगा
झोली ना तो किसी की भरी है, ना किसी की जीत सुनिश्चित हुई है। ये तो गणना के बाद ही सामने परिणाम आएगा क्या है। लेकिन बड़कल विधानसभा क्षेत्र और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र दोनों भिन्न रहे हैं। वहाँ कांग्रेस का पक्ष भारी रहा है, तो बड़कल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भारी रहा है। अच्छा, एक बात तो खैर आपने कही कि भाई इसमें ये जो वोटर ने, जो मतदाता ने जो वोट डाला है, अपना मत दिया है, उसमें राष्ट्र को देख के दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आया है, ना केवल फरीदाबाद, ना केवल बड़कल, एनआईटी, पूरे हरियाणा में लोकल मुद्दे भी हावी रहे हैं, चुनाव में उठे हैं। वो उनका प्रभाव कितना हुआ ये तो 4 जून तय करेगा। लेकिन लोकल ये चुनाव ऐसा रहा जैसे पंचायत जैसा चुनाव हो, पूरे हरियाणा में बहुत टफ कंटेस्ट रहा है। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए कौशिक जी, ये आप कह रहे हैं ना कि भाई लोकल मुद्दे भी उठते हैं। लोकल मुद्दा तो ये है ही नहीं है। ये राष्ट्रीय चुनाव, राष्ट्र की दिशा तय करने के लिए चुनाव होता है। इसमें एक गांव का आदमी या एक शहर का आदमी या एक ये कहे कि जी मेरे मोहल्ले की गली सही नहीं हुई एमपी जी, ये एमपी का काम नहीं होता। एमपी के चुनाव जीतने वाले, लड़ने वाले उम्मीदवार का काम नहीं होता। ये पार्षद का काम है, ये विधायकों का काम है। अब ये बातें गौड़ हो जाती हैं कि भाई लोकल मुद्दे इनमें नहीं है। जब वोट डालने मतदाता जाता है, चाहे देहात का हो या शहर का हो, ये देखता है कि भाई देश हित किस पार्टी में निहित है और वो वोट डालता है। लेकिन आपने, अब जैसे एक बात ठीक है, सीवर है, पानी है, सब ये एक पार्षदों का काम है। लेकिन सरकार, अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूं तो वो यहाँ पर एमसीएफ के चुनाव ही नहीं करवा पाई। वहाँ से बिना उसके पार्षदों के चल रहा है। छोटी सरकार जो बनती है शहरों में, बनी नहीं पाई है। आपका प्रश्न अच्छा है। 4 महीने के बाद में प्रदेश सरकार के भी चुनाव होने वाले हैं। ये मुद्दे जब जोर शोर से उठेंगे और पिछले 9.5 पौने 10 साल से जो सरकार भारतीय जनता पार्टी चली जा रही है, उसके उम्मीदवार और उसके नुमाइंदे इन बातों का जवाब देंगे कि भाई जनता क्यों त्राही कर रही है, उनके काम पूरे क्यों नहीं हुए। तब इन्हें पता पड़ेगा कि भाई हम कहाँ फेल हुए, कहाँ सफल हुए, तब ये जाके जाएंगे मैदान में। आपका मानना यही है कि विपक्षी दल, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने भले ही लोकल मुद्दे उठाए हों, लेकिन जनता ने उनको नकारा है, उन्हें सिर्फ राष्ट्र को देके वोट किया है। आपका मानना यही है? बिल्कुल। मतलब विपक्ष उठाए या कोई और उठाए, ये मुद्दे, लोकल मुद्दे राष्ट्र हित में और राष्ट्रीय देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए नहीं हुआ करते। ये तो प्रदेश और नगर निगम के चुनावों के लिए हुआ करते हैं। अच्छा, एक सवाल हो इसमें, अभी 4 महीने बाद जो है विधानसभा चुनाव है स्टेट में। अगर यहाँ से प्रत्याशी नुमाइंदा भाजपा का जीतता है या कांग्रेस का जीतता है, तो वो जो विधानसभा के परिणाम होंगे उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा उसका? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो उम्मीदवार जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी से जीते या कांग्रेस पार्टी से जीते, इसका प्रभाव तो विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई क्यों? एक हवा चलती है कि भाई 4 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुआ था, इतना मतदान इस पार्टी के पक्ष में गया है, तो उसका आकलन करके विधानसभा का चुनाव भी शुरू हो जाएगा और इसका निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। जो पार्टी हावी रहती है विधानसभा में भी उसी का पक्ष मजबूत पाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ सवाल और है इसमें कि जैसे महेंद्र प्रताप जी की टिकट बहुत लेट घोषित हुई और कृष्णपाल जी के चेहरे का विरोध बहुत था कृष्णपाल जी को लेकर। हम पूरे अगर लोकसभा की बात करें, पलवल से मध्यप्रदेश बॉर्डर से लेकर करौली बॉर्डर तक, उनका चेहरे, उनको लेकर विरोध बहुत था। इसकी क्या वजह मानते हैं? और उसके विरोध के वजह से ही जो चुनाव था महेंद्र प्रताप जी का, चुनाव उठ गया एक बार बहुत ज़्यादा, कि एक तरह से उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में उनका एक मैसेज गया कि वो फाइट कर रहे हैं चुनाव को। देखिए कौशिक जी, चेहरे की बात है ना, आपने कहा उनका चेहरे को देख के लोगों में गुस्सा था। उनका चेहरा अच्छा है, बुरा है कृष्णपाल जी का, ये कोई बात। महेंद्र प्रताप जी का चेहरा बहुत सुंदर है, खुशमिजाज चेहरा है। कृष्णपाल जी का नहीं, कार्यशैली की बात है, चेहरा तो नहीं, कार्यशैली। चेहरे से मतलब मेरा कार्यशैली से मतलब नहीं रखा जाता, लोगों की कार्यशैली कैसी है। महेंद्र प्रताप जी की कार्यशैली अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया रही थी, फिर भी वो चुनाव हारे थे, ठीक है ना जी। अब वो चुनाव जीतते हैं, मेरी शुभकामनाएं। कृष्णपाल जी जीत रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। लेकिन वो बात यह है कि राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव है और इस पर मतदाता सोच समझ के वोट डालता है, और बहकावे में आके या मतलब रो में बह के जो मतदाता वोट डालेगा वो आगे चल के भुगतेगा, सीधी सी बात है।
आप बहुत लंबा अनुभव आपका, बहुत चुनाव देखे हैं आप। जी। और मैं आपके अनुभव के आधार पर सिर्फ भटकल और एनआईटी की पूछूं, बात करूं तो कहीं ना कोई छोटी बात होगी। आपका आकलन पूरे लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या कह रहा है, किस तरफ चुनाव जाता नजर आ रहा है? देखिए, ये आकलन कारण क्या है कि मैं ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के चौधरी केशपाल जी तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री महेंद्र प्रताप जी की जीत निश्चित हो रही है। ये मतदाताओं पर छोड़ दिया जाए और उनका 4 जून तक का इंतजार किया जाए। उन्होंने किसको जनादेश दिया है वही सिर माथे रखा जाएगा। हम सब उसी को स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतता है वो भी बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि जनता ने उन्हें स्वीकार किया, जीतने वाले को स्वीकार किया है। धन्यवाद उत्तम राज जी। आप सुन रहे थे, उत्तम राज जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वयोवृद्ध हैं, बहुत लंबा अनुभव पत्रकारिता का है उनके अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि खुद इस इलाके में रहते हैं और बहुत पैनी नज़र, बहुत बारीकी के साथ इन चीज़ों को समझते हैं। बड़े विस्तार के साथ उन्होंने हमें भटकल विधानसभा क्षेत्र और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया कि यहाँ का मिजाज कैसा रहा है, यहाँ चुनाव किस तरफ जाता नजर आ रहा है, किसके फेवर में कहाँ जा रहा है, किसके डिसफेवर में जा रहा है, किस तरह के चुनाव का एक पूरा औरा इन्होंने हमें दिखाया। और कहीं ना कहीं इतना तय है कि भटकल विधानसभा से क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से भाजपा लीड लेती नजर आ रही है। लीड कितनी बड़ी होगी ये नहीं कह सकते। और एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस लीड लेती नजर आ रही है। दर्शकों, हम हर विधानसभा क्षेत्र वाइज अपना विश्लेषण कर रहे हैं। अगला विश्लेषण हम पृथला क्षेत्र को लेकर करेंगे, वहाँ का परिदृश्य बताएंगे कि वहाँ किस तरह का चुनाव हुआ है, किस तरह का मतदाता का फैसला किस तरह का हुआ है, वहाँ बराबरी का मुकाबला रहा है या कुछ 60-40 का है या कहीं कौन सी पार्टी लीड ले रही है, वो आपको विस्तार के साथ बताएंगे। किसी सुलझे हुए व्यक्तित्व के साथ जोड़ेंगे आपको और उसके बाद हम आपको बल्लवड़ का बताएंगे, ओल्ड का बताएंगे। जब हम सारी विधानसभा का सर्वेक्षण कर लेंगे फिर हम आपको एक निचोड़ के साथ बताएंगे कि किस तरह का रिजल्ट 4 जून को आने वाला है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।